हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। नहीं, 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं मैथ्स के। और ये आज का जो पेपर है फ्रेंड्स, ये पेपर है 24 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन सीटेट का जो पेपर हुआ था, पेपर 1 की बात कर रहे हैं उसका। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इससे पहले यानी कि 24 दिसंबर से पहले जो भी पेपर ऑनलाइन हुआ था सीटेट का, सारे पेपर का EVS CDP मैथ्स में करा चुकी हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सारी वीडियो अपलोड है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। अगर देखिए पीछे के पेपर को इसलिए मैं देखने के लिए बोलती हूँ क्योंकि पीछे के पेपर को आप देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन खुद आप कर लेंगे। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो जिसमें दोस्तों कुछ नया आपको सीखने को मिलेंगे या कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर होंगे। बाकी मैक्सिमम चीज़ें क्या होगी, मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। इसलिए CDP में खास करके आपको देखने को मिलेगी, EVS में भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, लेकिन फिर भी हम हर शिफ्ट का यानी कि फ्रेंड्स जितने भी सीटेट के ऑनलाइन पेपर हुए थे ना, सारे पेपर का डिस्कशन इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को दोस्तों अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने का मौका मिले और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इस बार का 2022 का सीटेट एग्ज़ाम को आप अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें। देखिए, पास होने का आप टारगेट ना बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स पास होने का टारगेट 90 मार्क्स के लाने का आप सोचेंगे तो 88 अगर आ जाएगा, 85 89 आ जाएगा तो आपको बहुत अफसोस होगा। आप मिनिमम, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप कुछ नहीं भी सोच पा रहे हैं कि ज़्यादा नहीं हम कर पा रहे हैं तो कैसे ज़्यादा सोचें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा मार्क्स सोच लेंगे, ठीक है, कि हमें 130 लाना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप से दूर भागेंगे, अपने आप से नजरें चुराएंगे और अपने आप में ही लगेगा कि हम मतलब गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने आप से। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर कुछ नहीं भी तो 100 से नीचे तो आप बिल्कुल सोचिए मत। जब भी सोचिए 100 प्लस। अब आप अपनी अकॉर्डिंग दोस्तों अपना टारगेट बनाइए कि आपको 110 लाना है, 120 लाना है, 130 लाना है। सभी बच्चे का मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि 140 सभी लेकर आ जाएंगे, लेकिन जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप टाइम देने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप दोस्तों यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको लाना है, या पहले आप ये सोचिए कि आपको कितना मार्क्स लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं या ऐसे भी हमारे साथी हैं जो जॉब करते हैं या कहीं पढ़ाते हैं या कुछ भी, मतलब उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। अगर वो 1 से 2 घंटे टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडी पर, फिर भी बहुत है दोस्तों सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो दोस्तों 100 से प्लस अगर आप नीचे सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। 100 से प्लस ही आप सोचें। अगर आप मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं तो 140 सोचिए, 120 सोचिए, 130 सोचिए, 120 से नीचे मत सोचिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, केवल सोचने से नहीं होता है। आपको जो सोचने हैं आप सोचिए, जो भी आप टारगेट लेकर चल रहे हैं आप टारगेट लेकर चलिए, लेकिन उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मेहनत उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। कहा जाता है ना कि जितनी बड़ी मतलब संघर्ष होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। तो जितनी बड़ी आप सफलता पाना चाहते हैं उतनी बड़ी संघर्ष करना होगा, उतनी बड़ी मेहनत करना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया स्टार्टिंग में ही, सॉरी फ्रेंड्स इतना टाइम आप लोगों का लेने के लिए। 31 हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, राधा, मनीष, राजेश एंड आशा वांट टू डिवाइड 137 marbles among them. If each one wants equal numbers of marbles, how many more marbles has to be added to the given collection of marbles? अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी हम देख लेते हैं। राधा, मनीष, राजेश और आशा, ये 4 बच्चे हैं। 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचे के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि 137 को अगर 4 के समूह में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं बराबर नहीं बटाएगा। 4 से आप डिवाइड करके देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक शेष बच जा रहा है, यानी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 137 में हम क्या जोड़ दें कि 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। देखिए 137 में फ्रेंड्स अगर हम 3 जोड़ देते हैं, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये 140 हो जाता है। और 140 अगर आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये फ्रेंड्स ईजिली आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 35। तो हमें जोड़ना कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है कि कितने और कंचे हमें जोड़ने होंगे। तो 3 हमें जोड़ने होंगे, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 32 में क्वेश्चन आप देख लीजिए फ्रेंड्स क्या है, विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। विषम भिन्न का मतलब जो डिफरेंट है, अलग है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है,
देखिए विषम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। देखिए जहाँ पर दोस्तों नोमिनेटर स्मॉल हो, मतलब छोटा हो, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन दोस्तों इम्प्रॉपर में क्या होता है, नोमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश जो होगा ऊपर वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, जैसे a/b, तो ये बड़ा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला छोटा होगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रॉपर है क्योंकि दोनों में क्या है, देखिए 5 से बड़ा 1 है, 5 से बड़ा 2 है, 1 3 से बड़ा है, 1 5 से बड़ा है, तो ये सब प्रॉपर है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप देखते हैं ना तो 7/5, तो देखिए ये नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर से, यानी कि 7 ग्रेटर 5 से, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 33 में क्या है, 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पहले करना होगा 27,720, जब इसको आप तोड़ेंगे तो 2 से ये 13860 हो जाएगा। आप ये तोड़ के देख लेंगे, ये तो आपको तोड़ने आता होगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर फिर 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4 6 5, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 से जाएगा 1 1 5 5, फिर ये जाएगा आपका 5 3 से जाएगा, फिर से जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 385। और अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स 385 जो है ये फिर 5 से जाएगा तो 7 7, और ये फिर 7 से जाएगा तो 11, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या देखा, यानी कि जो 2 है वो 3 बार आया है, और उसके बाद 3 जो है वो 2 बार आए हैं, 5 1 बार आया है, और फिर 7 1 बार आया है, और 11 भी 1 बार आया है। इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड को जोड़ना है, ठीक है। इसका फैक्टर का सम नहीं पूछा जा रहा है, इसका प्राइम नंबर का सम पूछा जा रहे हैं आपसे। तो प्राइम नंबर यही होते हैं 2 2 3 3, यानी कि 3 गो 2 है और 2 गो 3 है, 1 5 है, 1 7 है, 1 11 है, तो इन सबको देखिए जोड़ दीजिए। 3 गो 2 था तो इसको आप ऐसे जोड़ना चाहे तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, और 1 5 था, 1 7 था, और 1 11 था, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12, 12 और 5 12 5 17, और 17 और 11 यहाँ पर जोड़ लीजिए तो आपका 27, और 27 और प्लस 7 आपका हो जाएगा 35। तो दोस्तों इसका 35, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं 35 नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हो सकता है इसका ऑप्शन गलत हो, या इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब कि मिस्टेक हो, जो भी हो। अगर नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर 35 ही होगा, बाकी 35 आंसर ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है कि प्रिंट में मिस्टेक हो या जो भी, 35 लेकिन इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 34 में क्या होगा, मोहन के पास कुछ टॉफियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन है ना इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। मैंने मतलब कि बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्राइम फैक्टर का सम पूछा गया है। अगर फैक्टर का सम पूछा जाता तो फ्रेंड्स वो भी इस ऑप्शन में नहीं मिलेगा, प्राइम फैक्टर का सम यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर का सम 35 आ रहा है, जो प्राइम नंबर है, और 35 दिया नहीं है। आप चाहे तो अच्छे से खुद भी ऐड करके देख ले फ्रेंड्स, नहीं आ रहा है इसमें ऑप्शन। अगर ऑप्शन होता तो मैं कर देती, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। चलिए हो सकता है मिस प्रिंट क्वेश्चन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए मोहन के पास कुछ टॉफ़ी है, मोहन के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, उसने उसका 1/3 भाग, अब ध्यान समझिएगा, मैं मान लेती हूँ कितनी टॉफ़ियाँ हैं, x टॉफ़ियाँ हैं, तो x का 1/3 यानी x का 1/3 x/3 हो गया, अमर को दे दिया, और 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को, 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। उसके बाद भी 1 दर्जन टॉफ़ी बच रहा है मोहन के पास। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफ़ी थी, दर्जन में बताना है। मैंने मान लिया कि x टॉफ़ी थी टोटल, ठीक है। x का 1/3 यानी x/3 अमर को मिल गया, x/4 अकबर को मिल गया, x/6 एंथनी को मिल गया, x/12 चरणप्रीत को मिल गया। उसके बाद भी 12 टॉफ़ी बच गया, यानी कि दर्जन में यहाँ दिया है 1 दर्जन मतलब 12 टॉफ़ी बच गया। अब फ्रेंड्स हमने कितना टॉफ़ी माना था, ये सारे टॉफ़ी मिलाकर कितना होना चाहिए x, क्योंकि टोटल टॉफ़ी कितनी है x। तो इतना बंटने के बाद मतलब कि इक्वल टू x करेंगे ना, क्योंकि ये सारे ऐड करेंगे तो x के इक्विवेलेंट आने चाहिए,
ठीक है, यानी जितना यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है मोहन ने, और साथ में यहाँ पर 12 और टॉफ़ी बच गए हैं, तो इन सभी को ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए, जितना शुरुआत में टॉफ़ी था। चलिए अभी इन 3, 4, 6 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 4 3 जा 12 तो यानी कि 3x हो जाएगा। फ्रेंड्स ये एडिशन तो आप लोगों को एटलीस्ट आता ही होगा। 6 दूनी 12 यानी कि 2x हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा। और देखिए 12 के नीचे 1 है अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, और इक्वल टू x। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10x आ गया, 10x प्लस 144 और 12 इंटू एक्स करेंगे तो 12x, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x प्लस 144 इक्वल टू 12x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, 144 इक्वल टू 12x माइनस 10x यानी कि 2x, और ये 144 अगर ये काटेंगे तो 72, x इक्वल टू कितना आ गया 72 टॉफ़ी। लेकिन हमसे दर्जन में पूछा जा रहे हैं, तो दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो दोस्तों 72 में कितने दर्जन हो जाएंगे, 12 छक 72 यानी कि 6 दर्जन स्टार्टिंग में टॉफ़ी मोहन के पास था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 में देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वो संख्या है। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, ये सब प्राकृतिक संख्या। अब 3 क्रमागत कोई भी लेकर देख लीजिए, 1 + 2 + 3, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो 6 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा। 6 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा या तो 3 होगा या तो 2, कोई भी 3 क्रम से प्राकृतिक संख्या लीजिए, उसको ऐड करिए और देखिए वो किससे कटेगा, वही संख्या इसमें से ढूंढना है। तो 5 और 7 तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 3 और 2 से, 6 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए मान लीजिए ये 3 काम ले लेते हैं, 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9। अब देखिए 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो ऑप्शन क्या आ गया 3, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हो जाएगा सेकंड, यानी कि 3 से कटेगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा वो 3 से कटेगा। आगे हम बात करते हैं 36 में देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 4 6 7 8, और यहाँ पर नहीं है x, ये आपको फाइंड करना है। 5 अंकों की संख्या यहाँ पर दिया है, देखिए इसमें y है, ये भी फाइंड करना है जो 9 से विभाज्य है, और 6 अंकों की जो संख्या दिया गया है ये 11 से विभाज्य है। तो x + y x - y का वैल्यू निकालना है। सिंपल से आपको करना क्या है बात दोस्तों, क्या है यहाँ पर कि x निकालना है और y निकालना है। हम x कैसे निकालेंगे, देखिए ये कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य अब देखिए तो हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6, फिर 11 दूनी 22, यानी कि फिर यहाँ 4 7 11 44, तो 44 यहाँ हो जाएगा 3, और फिर 8 11 तिया 33, तो 38 में से अगर 33 आप माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यानी अब बताइए कि यहाँ पर क्या रहेगा कि 11 से कट जाएगा, यानी 5 रहेगा। 11 5 55 मीन्स यहाँ 5 होना चाहिए, अगर 5 रहेगा तो 11 5 55, ये पूरी तरह से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक 6 अंक का संख्या जो 11 से विभाज्य है, तो यहाँ पर x का तो वैल्यू दिया नहीं था, तो हमने निकाल लिया कि 5 होना चाहिए, तो 11 से विभाजित होगा वरना नहीं होगा। तो ये 5, x का वैल्यू क्या हमारा आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया है, दूसरा यहाँ पर क्या दिया है 3 6 7 1 और y। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 9 से विभाजित करने की बात कर रहे हैं कि 9 से विभाज्य होता है, तो 9 चौका 36, ये आपका कट गया, फिर 7 यहाँ पर 0, फिर 1, और फिर देखिए यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 27 9 चौका 36 9 5 45 9 54 9 7 63 9 7 63, ठीक है 63 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा तो आपका बच जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 8 बच जाएगा, और ये कट जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 9 से कट जाए, 1 होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। 11 यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 99 81। हम 11 का पढ़ने लगे, 9 का पढ़ना है तो टेबल, ठीक है। 9 × 9 यानी कि 81, ओके।
तो आपका कट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से कोई कैलकुलेशन नहीं करके रखा है, नेचुरली आपके सामने मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आप ये वीडियो को और आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैलकुलेशन बता रही हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 1 होगा, y का वैल्यू क्या आ गया 1, हमने x का वैल्यू क्या निकाला था 5 और y का वैल्यू क्या आ गया 1, तो x प्लस y यानी 5 + 1 5 - 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये आपका कट जाएगा 3 और 2 यानी कि 3/2, 3/2 फर्स्ट में ही आपका ऑप्शन है। आगे हम बढ़ते हैं 37 में क्या है, अलग को छाटिए, अलग मतलब जो डिफरेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अष्टफलक जिसका भुजा 8 होता है, घन जिसका भुजा कितना होता है 6 इसमें फलक होते हैं, ठीक है। 8 इसमें फलक होते हैं। चतुपार्श्वीय इसमें 4 होंगे और फ्रेंड्स पंचभुजाकारी प्रिज्म, देखिए प्रिज्म अलग होता है क्योंकि इसका बेस फिर अलग होगा, बाकी जो साइड होगा वो अलग प्रकार का होगा, है ना। ऐसे चारों साइड से 4 गो ऐसे भुजा हो जाएंगे और नीचे जो बेस होगा या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। या तो आपका दोस्तों रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये सबसे अलग हो गया, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं 38 में देखिए क्या है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। अब एक 90 डिग्री पर किसका काटते हैं, वर्ग जो होते हैं उनका 90 डिग्री पर काटते हैं, जो आयत होते हैं उनके भी 90 डिग्री पर काटते हैं, समचतुर्भुज जो होते हैं उनके भी 90 डिग्री पर काटते हैं, और एक पतंग होते हैं उनके भी 90 डिग्री पर काटते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये पतंग ऐसे होता है, 1 मिनट, ऐसे पतंग होता है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन नहीं काटते हैं, तो देखिए वर्ग के तो काटते हैं, आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड। समचतुर्भुज के भी काटेंगे, पतंग के भी काटेंगे, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो होगा वो आयत का नहीं काटते हैं। और ऐसे भी आप सभी लोग आयत बनाकर ऐसे देख सकते हैं, देखने में भी पता चल जाएगा कि 90 डिग्री है कि नहीं। ये दोस्तों 90 डिग्री नहीं, इक्वली ये बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे ये कट नहीं करते हैं। या समानांतर चतुर्भुज की अगर बात कर ले तो ये भी दोस्तों 90 डिग्री पर नहीं कट करते हैं, समानांतर जो होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं, बट सम चतुर्भुज और वर्ग का करते हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 में क्या है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर एक वर्ग है जिसका भुजा मान लीजिए a है, दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, अब देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a², लेकिन हमने क्या कर दिया, इसकी भुजा को 2a, यानी कि पहले a था अब कर दिए 2a, दुगना कर दिए तो 2a², यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा इसका कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a²। तो देखिए पहले एरिया a² था, अब एरिया कितना हो गया 4a², यानी 4 गुना बढ़ गया। जब हम भुजा को 2 गुना कर दिए तो एरिया 4 गुना हो गया, तो 4 गुना यहाँ पर ऑप्शन 3rd हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। देखिए 40 में क्या है कि बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है। मतलब ये देखिए ये बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, छोटा छोटा, और उसको बड़े बक्से में रखना है। और बक्सा का यहाँ पर दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो इस बक्से में इस प्रकार के कितने पैकेट आएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे ना, तो पहले बड़े बक्से जिसमें रखा जा रहा है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो रखना है ना उसका वॉल्यूम कर दीजिए। बड़े बक्से का वॉल्यूम देखिए सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट करती हूँ, तो 0.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5/10 हो जाएगा, और इंटू ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में 100 से इंटू करा देंगे तो यानी 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर इसको हम बोल देंगे। और ये देखिए क्या है 25 इसको 100 लिख सकते हैं, मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू करा देंगे यानी 25 सेंटीमीटर। देखिए 18 ये सेंटीमीटर में है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यही सब आपको एग्जाम में ध्यान देना है। देखिए 2 दे दिया मीटर में, 1 दे दिया सेंटीमीटर में, अब बच्चे चेंज अगर करेंगे तो तीनों को कर देंगे, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ऑलरेडी ये बदलना नहीं है, और नीचे में हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर वाला जो है वो जो बॉक्स है ना जिसमें रखना है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया था, तो हमने दोनों मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल दिया, और ऊंचाई सेंटीमीटर में ऑलरेडी था तो उसको हमने रख दिया। लेकिन जो बिस्किट का पैकेट है उसका दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो दिया गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हमने रखा। मतलब किसी को चेंज करना पड़ेगा, या तो आप मीटर में सभी को कीजिए या तो सभी को सेंटीमीटर में। मैंने सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि
देखिए 1 2 3 4 वैल्यू सेंटीमीटर में था इनमें से और 2 वैल्यू मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा आसान है ना, कि 2 ही को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया। चलिए अब यहाँ पर कटाइए, ये 5, इससे आपका 5 बार में जाएगा 25, ये आपका 3 6 जा 18 हो जाएगा, और ये आपका फ्रेंड 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 25 जा 50 हो जाएगा, यानी कि 25 2 जा 50, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 इस प्रकार से बिस्किट के जो पैकेट है उस बक्से में रखे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 41। किसी भाग का क्षेत्रफल, देखिए किसी भाग का क्षेत्रफल की बात की जा रही है, उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है। ऐसा कैसे, हम क्षेत्रफल अलग चीज़ है, परिमाप अलग है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। और जो क्षेत्रफल है उसका लंबाई सूत्र जो होता है 2l + b होता है, ये तो परिमाप का होता है, ये नहीं ऑप्शन होगा। सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुना करके ज्ञात किया जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सदैव नहीं, सदैव क्योंकि ये तो आयत के केस में होता है ना क्षेत्रफल। त्रिभुज के केस में आप देखेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, ये हो जाता है। अलग अलग मतलब कि जो हमारा आकृति होता है उसके केस में जो हमारा क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। सदैव यहाँ पर कह दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घिरी जाने वाली जगह का माप, बिल्कुल क्षेत्रफल क्या होता है कि मतलब कि जो मतलब क्या है, घिरी जाने वाली जितनी एरिया इसमें घेरा गया है, इस सारे एरिया को, इसको क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यानी 4 आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 42 में क्या है, देखिए 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतल में भरा जाता है, तो ऐसी 17 बोतल में दूध की मात्रा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 60 लीटर 750 मिलीलीटर को मिलीलीटर में ही बदल दीजिए। देखिए 60 लीटर को आप मिलीलीटर में बदलेंगे, 1000 से इंटू करा दीजिए, तो ये 60,000 मिलीलीटर हो गया, प्लस 750 मिलीलीटर और है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 60750, इतना ये मिलीलीटर हो गए, यानी कि 60750 ये मिलीलीटर हो गया, ये ml में हो गया, ये टोटल दूध है, और इसको 27 बोतल में रखा गया है इक्वल, तो 27 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 27 से आप डिवाइड लगाएंगे तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2250, ठीक है, यानी कि 2250 ml एक बोतल में दूध होगा। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे 17 बोतल में कितना दूध होगा, तो 2250 एक बोतल में अगर आ रहे हैं तो टोटल 17 बोतल की अगर हम मिलाकर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 3825, यानी कि 38,250 ml दूध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, 38 लीटर 250 मिलीलीटर, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 38,250 ml है, तो ये हो जाएगा 38 लीटर, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 38.250, यानी कि 38 लीटर 250 मिलीलीटर, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को समझना होगा, सीक्वेंस को पहचानना होगा, जो मिसिंग नंबर है उसमें हमें फिल करना होगा। तो देखिए 0 1 को ऐड करने पर नेक्स्ट 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करने पर 2 आ गया, फिर 2 और 1 को ऐड करने पर 3, 2 को ऐड करने पर 5, 3 को ऐड करने पर 8, यानी कि जो नंबर है ना उसे अगले वाले नंबर को ऐड करके उसके बाद वाला नंबर को लाया गया है। जैसे देखिए 5 और 8 को ऐड किया गया तो 13 आ गया, है ना। और इसी प्रकार से फिर देखिए 88 प्लस 13 को आप ऐड कीजिए, तो 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 3 11 1 2 21 आएगा, और 21 किस ऑप्शन में है देखिए। और इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 89 21 89, तो देखिए 21 89 आपका 4th ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा। 44 आगे बढ़ते हैं, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। अभी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का यानी एल बी एच ये सब इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रखती है, वो अपने बक्से में कितने घन रख रही है, 30 घन रख रही है। मान लीजिए उसके पास ऐसा बक्सा है, छोटा छोटा ऐसा घन है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला, इसको उस बक्से में 30 घन रख रही है। इसका मतलब कि इस बक्से का जो वॉल्यूम होगा वो 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तभी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 30 घन को बक्से में रख पा रही है।
आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि महिमा के पास एक घनाभाकार पासा जिसकी लंबाई, अब मान लीजिए कि महिमा एक है, उसके पास घन नहीं है, घनाभाकार पासा है, इस तरह का पासा है, ठीक है। और घन तो ऐसा होता है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती है। तो अब देखिए महिमा के पास ऐसा घनाभाकार पासा है, इसमें जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, यानी L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो पासा है महिमा के पास उसका वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, अब इस पासे को वो रखना चाहती है किस में, मीनू जिस बॉक्स में रखी है उसी बॉक्स में। तो ऐसे कितने पासे महिमा रख पाएगी यदि पूरा बक्सा खाली हो तो। अब ध्यान से फिर से एक बार मैं फ्रेंड्स आप लोगों को समझाना चाहूँगी। जैसे देखिए कि मीनू के पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्या है, घन है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है A इंटू बी इंटू एस, तो इसका लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब उसके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का देखिए वॉल्यूम नहीं दिया गया है, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा पासा इस बॉक्स में 30 रख पा रहा है। इसका मतलब इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब है, तभी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 30 बॉक्स को रख पा रहे, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 30 पासा को, 30 घन को वो रख पा रहे हैं। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का अगर वॉल्यूम है तो 30 घन का वॉल्यूम कितना होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसी बॉक्स में जो महिमा है वो रखना चाहती है इस तरह का उसके पास पासा है, ठीक है। यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब वाला उसके पास पासा है जिसकी लंबाई 2, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1, तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स इस बॉक्स का 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और हम 2 सेंटीमीटर क्यूब वाला अगर कोई उसमें पासा रखना चाहते हैं तो कितना पासा रख पाएंगे, 15 रख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 45 में क्या है, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात। अब ध्यान समझिएगा, एक आयत है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई b और इसकी लंबाई l, परिमाप क्या होता है 2l प्लस b। इसकी चौड़ाई ऊपर में हम b लिखते हैं और नीचे में 2l प्लस b, यानी इसका चौड़ाई और परिमाप का अनुपात कितना दिया है 1:5, यानी 1/5। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिए, 2l प्लस b को 1 से इंटू कराएंगे तो 2l प्लस b, 5 इंटू b, ये 5b हो जाएगा, 2l प्लस 2b और यहाँ पर 5b, 2l इक्वल टू 5b माइनस 2b, यानी कि ये 3b हो गया, और ये 2l इक्वल टू 3b। फ्रेंड्स 2l इक्वल टू अगर 3b आया तो l b को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर रहेगा, 2 को इधर लाएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी l/b 3/2 आया। हमसे पूछा क्या गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, यानी l/b 3/2 आया, 3:2, ये अनुपात आएगा, 3:2 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। आगे बढ़ते हैं 46। अब यहाँ से पेडागोजी आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कक्षा 5th के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। कौन सा 2 शाब्दिक समस्या, एक समस्या क्या है, 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहते हैं, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे, ऐसा क्वेश्चन दिए। 15 संतरे को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहते हैं ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हो, तो ऐसी कुल कितनी पंक्तियाँ बन सकता है। ऐसा ये 2 क्वेश्चन मतलब गणित के अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थी को दिया और विद्यार्थी 5वीं क्लास की हैं। दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़िए, 2 समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं, तो प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों को हल करने के लिए भाग की ही आवश्यकता है। तो देखिए ये तो नेगेटिव चीज़ हो गया ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं बच्चे के साथ। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उपरूप की स्पष्टता है। बिल्कुल, जैसे कि दोनों भाग के ही हैं लेकिन पलट करके टीचर ने क्वेश्चन दिया है, जैसे कि बच्चे मतलब का जो थॉट है या थिंकिंग है वो और ब्रॉड हो सके। दोनों समस्याओं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है, ऐसा नहीं है, बराबर विभाजन पर आधारित नहीं है। अध्यापक विद्यार्थियों को 3 और 5 की गुणन सारणी पहाड़े लिखने याद करने ये सब गलत है, यानी ऑप्शन आपका 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47। अब देखिए यहाँ पर
जस्ट अ मिनट, ये आपका था 46, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 47 क्या है, निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, क्या ये नहीं है, तो ये तो नहीं हो गया। संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, ये रणनीति नहीं है। बुनियादी संख्यात्मक कौशल की वृद्धि के लिए ये नहीं। कहानी, कविता, खेल का उपयोग, ये बिल्कुल है। मातृभाषा में निर्देश देना, ये भी सही है। हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, ये भी सही है। मतलब कि कहीं ना कहीं इस शिक्षा शास्त्रीय रणनीति का सही तरीका है, लेकिन हमसे निगेटिव पूछा गया है और निगेटिव आपका 2 है, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 48। देखिए फ्रेंड्स, 48 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चे प्राथमिक क्लास के हैं, आकृति की अवधारणा का परिचय उन्हें देना है, यानी कि उनको शेप के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उस प्रकार की अवधारणा का परिचय देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या रहेगा, बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं, पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। तो इसमें तो पूरा दोस्तों पॉजिटिव ही वर्ड भरा हुआ है। आपका ऑप्शन यही होगा, बट आगे के ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो अनुभव साझा करने की बात की गई है, ज़्यादा बेटर है। शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्याम पट पर बनाकर हम परिचय देंगे, इससे भी बच्चे में कोई ज़्यादा विकास नहीं होगा। बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा देने से भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन। 49 में आप देखिए इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। समस्या समाधान में शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, निगेटिव आपको ढूंढना। अविवेकी, अविचेती, कलन विधि, देखिए कलन विधि जो है ना फ्रेंड्स, ये निगेटिव है। योजना का प्रतिपादन, ये तो सही है। उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना भी सही है। समस्या का स्पष्टीकरण, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये हमारा जो कलन विधि, अविवेचित, अविवेकी, कलन विधि, विकास, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 में क्या है, राधा के पास 450 रुपये और सीना के पास 550 रुपये हैं। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है। एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 और 550 विधि से हल करते हैं, मतलब प्लस करता है। जबकि अधिक पूछा गया है कि किसके पास अधिक है, तो यहाँ पर तो हमें माइनस करके देखनी होगी, है ना। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, हल कर रहा है प्लस करके। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, मतलब क्या ये इसका कारण क्या हो सकता है। बच्चे में पढ़ने के कौशल की कमी है, क्या ये हो सकते हैं। तो देखिए बच्चे को तो भगवान माना जाता है, बच्चे में बिल्कुल कभी भी गलती नहीं हो सकती, बच्चे की कोई गलती ही नहीं होती है, ये मानकर पेडागोजी को सॉल्व करना है, तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा। बच्चा समझता है कि 550 रुपये में से 450 रुपये को नहीं घटाया जा सकता, ये बिल्कुल नहीं, बच्चा ऐसा नहीं समझता है। बच्चा संख्याओं की योग की कलन विधि नहीं जानता, ये भी नहीं मानेंगे। बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है, बिल्कुल, तो ये हम मतलब कि योग से संबंधित कर लिया है, जोड़ से संबंधित कर लिया है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 51 की बात कर लेते हैं। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और सामूहिकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। क्या यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम अगर स्थानीय मान बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं उनके सामने, तो उससे पहले हम मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराएं। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है, छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार, ये क्या हमारा उद्देश्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता, ये भी नहीं। यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता, ये भी नहीं। स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करते हैं, बिल्कुल, विनिमय और सामूहिकरण को समझने में स्थानीय मान मदद करते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 52। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग कहलाता है। किन्हीं दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या ही होता है, ये हम लोग जानते हैं ना, 6, 7, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, तो इसको संवरक गुण बोलते हैं, ठीक है, यानी कि देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 53 में क्या है, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। क्योंकि मतलब प्रथम पद जो है संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यकरण कौशल को विकसित करने का आधार माना जाता है, इसलिए नहीं। यह बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
आपका हो यानी कि फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट, ये आपका 52 था। हाँ ठीक है, ये 52 था। मुझे लगा कि 53 का दो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने एक बार चेक किया। चलिए 53 की अभी हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति का अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है, क्यों संपूर्ण चिंतन पहले पद को रखा गया है, प्रथम महत्वपूर्ण पद को संपूर्ण चिंतन क्यों रखा गया है? यह आकृतियों को विश्लेषण और दृश्यकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। बिल्कुल, इसलिए कि हमें लगा कि निगेटिव पूछा गया, बट यहाँ पर आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है। बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण जहाँ आएगा इसको कट कीजिए। यह बच्चों को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करना भी नहीं उद्देश्य होता है। यह 10 ग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता बिल्कुल नहीं। विश्लेषण, क्योंकि संपूर्ण चिंतन की बात की रही ना, तो चिंतन जो होगा विश्लेषण से रिलेटेड होगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 54 में जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत रखना होगा। अब देखिए, यह एक उदाहरण है, मतलब ऐसा क्वेश्चन कि बच्चे 4 कोई भी अंक ले लो और उससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, लेकिन इकाई अंक पर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो उदाहरण है क्या मुक्त उत्तर वाले हैं, नियतकालीन प्रश्न है, प्रासंगिक है, निबंधनात्मक है। तो देखिए, निबंधनात्मक प्रश्न इसको नहीं बोलेंगे, निबंध थोड़ी यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 ओपन इंडेड या तो क्लोज इंडेड, यही बात होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नियतकालिक प्रश्न, क्योंकि क्लोज इंडेड इसलिए होगा क्योंकि वो यहाँ पर बोल दी है कि इकाई पर 5 ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। 55 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन 55 है, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 ग्राम है, या डिंस ब्लॉक है, या फ्रेंड्स ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर। तो संख्या सारणी देखिए, सबसे दशमलव संख्या को प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 56 में क्या है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा या कौन से कथन उचित है? गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पुस्तकों में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। ये तो गलत है कि जो विधि दिया गया है पुस्तक में उसी से करना चाहिए कह रहा है। ठीक है, गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणाओं के बारे में है, ये भी गलत है। गणित के प्रश्नों समस्याओं का आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 57 में क्या है, एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? प्रेक्षित संख्या, क्रम सूचक, गणन संख्या, नामिक अंकित संख्या। यानी कि बस की संख्या 405 बताया गया है जो ए से बी तक चल रही है। तो ये जो संख्या है वो किस प्रकार का संख्या है? प्रेक्षित संख्या है तो नहीं, क्रम सूचक है, क्रम की तो बात नहीं की जा रही है। अंकित संख्या मतलब कि बस पर नंबर जो अंकित होता है ना, अलग अलग बस पर नंबर अलग अलग अंकित होता है, तो ये नामिक या अंकित मतलब बस का वो नाम दिया गया इस नंबर मतलब इस नंबर से इस बस को जाना जाएगा, है ना। तो इस बात के लिए तो ये अंकित संख्या इसको बोलेंगे, यानी कि 4। आगे हम बात करते हैं 58 में क्या है, असत्य है क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़े नहीं। अशोधिया अधिगम का एक आवश्यक अंक है, अशोधिया अधिगम का एक आवश्यक अंक है, बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन यहाँ पर है पूछा जा रहा है असत्य है, ये बातें असत्य हैं क्योंकि दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है, ये बात गलत है। बिल्कुल सत्य है क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराते हैं कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। बट आगे पर से सत्य है क्योंकि दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर सकते, ये बात गलत है। ठीक है, आगे का ऑप्शन असत्य है, असत्य तो होगा नहीं, सत्य है अशुद्धि करना, तो आपका ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? उच्चतर गणित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना। क्या हमें बच्चों को प्रवीण बनाना है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि
बच्चे को ऐसा थोड़ी है कि हमें पीएचडी कराने हैं कि एकदम उसमें मैथ्स सॉल्व करने में एकदम मास्टर बन जाओ, तो ये नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें रोज़गार वाले बेस्ट, देखिए रोज़गार वाली की बात नहीं है कि बच्चे को रोज़गार प्राप्त करने के लिए मैथ्स पढ़ाए जाते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बिल्कुल बच्चे के अंदर जो भी इंटरनल एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट करना ही हमारा उद्देश्य होता है। बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना, ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन इस राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 लास्ट क्वेश्चन आपका है। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? समुदाय के अनेक व्यक्तियों की राय लिया जाए। एक मान लीजिए आदमी है जो कह रहा है कि लड़की जो है लड़के के कंपैरिजन में मैथ्स में अच्छी होती है, जबकि फ्रेंड्स ऐसे रियल लाइफ में देखा जाए तो लोग क्या बोलते हैं, लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति हो जो बोलता है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी होती है लड़के कंपैरिजन में। तो इस बात के मतलब कहने का मतलब दावे के लिए हम क्या करेंगे, समुदाय के अनेक व्यक्तियों की राय लेंगे कि क्या ये बात सही है। तो ऐसा नहीं, राय लेने से लोगों को क्या पता। कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों द्वारा प्राप्तांकों की तुलना करना, ये भी गलत तरीका है। घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन, बिल्कुल ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम जेंडर और गणित के क्षेत्र में क्या करेंगे, शोध करेंगे, जिससे पता चलेगा कि क्या गणित जो है वो जेंडर वाइज अफेक्टेड होता है क्या, ये हम करेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जो 24 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर आपका हुआ था सीटेट का पेपर 1 का मैथ्स। इससे पहले सारी वीडियो दोस्तों अपलोड है, जाकर उसको आप देखिए, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं जितनी वीडियो अपलोड है तो मुझे लगता है 50% तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों उसमें से 50% मैच करती है, मैक्सिमम मैच करती है। अगर आप इतना पेपर सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद जैसे मैं 27 दिसंबर का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो उसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसको आप स्किप मत कीजिए, उससे दोस्तों कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।